नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 2 का जो हमारा पार्ट बाकी था परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह उसका आगे का पार्ट देखने वाले आज। उसमें आता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसमें देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है जैव भू रासायनिक चक्र का। इसमें शिलावरण का पत्थर मिट्टी में रूपांतरण होता है, फिर जलावरण, वातावरण, पर्यावरण और शिलावरण इनकी जीवावरण से होने वाली अंतःक्रिया, जलावरण, वातावरण अंतःक्रिया और वातावरण पर्यावरण अंतःक्रिया। जहाँ हम जानते हैं कि हमें हर एक चीज़ चाहिए, पर्यावरण को चलने के लिए जल भी चाहिए, धरती भी चाहिए, जितनी है चीज़ें सब चाहिए। तो उनके बीच में क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, जीव भू रासायनिक चक्र। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, होते हुए भी पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। प्रत्येक सजीव को वृद्धि के लिए विविध पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है और दी गई आकृति का निरीक्षण करें, इसमें यही बताया गया है। और जैव भू रासायनिक चक्र को अपने शब्दों में स्पष्ट करें तो क्या, परितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, परितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। फिर सजीवों की वृद्धि के लिए अत्यावश्यक या आवश्यक पोषक द्रव्यों को अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतरण होते रहता है। शिलावरण, वातावरण, जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलते रहते हैं। मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होते, इनकी जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय और रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीय वहन जटिल होता है तथा वह परितंत्र ऊर्जावान पर स्तर पर निर्भर होता है। अब देखिए यहाँ पे दो दिया है, दो प्रकार के चक्र के बारे में दिया है, वायु चक्र और भू चक्र को हम अवसादन चक्र भी बोलते हैं। तो इनके बीच में अंतर स्पष्ट आता है, तो आप उसको पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए। प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद व अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प इत्यादि का समावेश होता है। यहाँ पर आयरन मतलब लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का समावेश होता है। वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। उदाहरण, किसी भाग में CO2 जमा हो तो वह वायु के साथ फैल जाती है और वहाँ स्थित वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जलवायु परिवर्तन व मानवीय क्रियाओं का चक्रों की गति, तीव्रता व संतुलन पर गंभीर परिणाम होता है। इसलिए चक्रों के विविध घटकों के अध्ययन पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के चक्र दिखाए गए हैं, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। उनको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कार्बन चक्र। अब कार्बन का क्या उपयोग है, कार्बन का अपघटन कैसे होता है, किस तरीके से हम कार्बन चक्र, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है, कार्बन कैसे वातावरण में जाती है। कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत पश्चात पुनः वायुमंडल तक की होने वाले अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र भी है। अब जानते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरी वनस्पतियाँ क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, अपना भोजन तैयार करती हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का रूपांतरण कार्बोज पदार्थों में करती हैं तथा वे प्रोटीन तथा वसा युक्त जैसे कार्बनी पदार्थ भी तैयार करती हैं। शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पतियाँ खाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं तथा जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक, शाकाहारी प्राणियों से फिर मांसाहारी प्राणियों तक तथा मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षक तक होता है। फिर यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से निकलती है उसके बारे में बताया गया है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का पानी से अभिक्रिया होता है सूर्य प्रकाश की सहायता से पर्णहरित वनस्पति द्वारा। तो उसमें ग्लूकोज निकलता है C6H12O6, फिर पानी निकलता है, पानी के क्षाणु निकलते हैं 6H2O और फिर ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं।
फिर ग्लूकोज का अपघटन होता है ऑक्सीजन से तंतु कणिका में, तो फिर क्या निकलता है 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। तो इस तरीके से कार्बन की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अंततः मृत्यु पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटकों द्वारा विघटन होकर CO2 गैस पुनः मुक्त होती है। यह गैस वायुमंडल में मिश्रित होती है और फिर से उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलता रहता है। सजीवों के मृत्यु पर्यंत कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनः सजीवों के पास आ जाता है। जैसे मृत्यु के पश्चात उसका विघटन होगा तो वह कार्बन क्या होगा, पुनः ज़मीन में लौटाया जाएगा। और फिर जैसे ही कोई नया सजीव निकलता है फिर उसको वनस्पति प्राणी अन्य द्वारा क्या होता है, वो कार्बन वापस उसके शरीर में आ जाता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन चक्र, जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारा श्वसन क्रिया में हमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर सब प्राणियों द्वारा दिया गया है और किस तरीके से बताया गया है कि CO2 से कैसे ऑक्सीजन बनता है पेड़ों द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% और जलमंडल तथा शिलावरण ऐसे 3 मंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम जल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है, इसलिए हमारे फेफड़े द्वारा उसको लिए श्वसन प्रक्रिया में उसका यूज़ नहीं किया सकता। जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इस चक्र में भी जैविक तथा अजैविक ऐसे 2 घटक समाविष्ट होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर होती रहती है तथा उसका उपयोग भी निरंतर होता रहता है। ऑक्सीजन अत्यधिक अपक्रियाशील है तथा अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका मिलन होता है। आणविक ऑक्सीजन O2 पानी, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अजैविक यौगिकों के रूप में ऑक्सीजन के पाए जाने के कारण जीवावरण का ऑक्सीजन चक्र जटिल होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन और विघटन, जंग लगना जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि हवा में कोई चीज़ अगर ओपन रख दो आप तो वो ख़राब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से के साथ उसका क्या होता है, अपक्रिया होती है। जैसे लोहा है, रख दो जंग लग जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नाइट्रोजन चक्र हम देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में क्या दिया गया है देखिए। फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बारे में दिया गया है। नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनियम, सोडियम, इन सब से देखिए यहाँ पे सब हर चीज़ बताई गई है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, हमने 8वीं में ही पढ़ा है, उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि 78% होती है, इसको याद रखिए। ऑक्सीजन गैस 21% होती है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक क्रियाओं से नाइट्रोजन गैस अलग अलग यौगिकों में होने वाले अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए, सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं। इसमें कोई भी सजीव हो, नाइट्रोजन प्रथिन और न्यूक्लिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन निष्क्रिय है, वह अन्य तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता। अधिकतर सजीव मुक्त अवस्था के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पहला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में होता है। फिर अमोनीकरण होता है, सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होता है। नाइट्रीकरण, अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है। फिर विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र चलता है और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इस तरीके से आपका चौथा पार्ट ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो आप जितने भी पार्ट हो चुके हैं उनका क्वेश्चन आंसर लिख के रखे रहिए, चाहे अलजेब्रा हो उसका जो भी है, जितने पार्ट हो चुके हैं उसको सवाल करके रखिए। और इसके भी नेक्स्ट पीरियड में हम नया पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।